तीसरा चैप्टर है वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। अगर यहाँ पार्लियामेंट नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा, और पार्लियामेंट होने की वजह से यहाँ क्या क्या फ़ायदा है, ये सब है ये चैप्टर का डिस्कशन। तो ये चैप्टर एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है। तो ये चैप्टर पढ़ने के वजह से और ये चैप्टर के लास्ट में हम लोगों को ये जवाब मिल जाएगा, इसलिए पार्लियामेंट की ज़रूरत है। ओके, तो हम ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की ज़रूरत के बारे में चर्चा करने बाद हमारे सामने एक मेन पॉइंट आता है, वो है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? हिंदुस्तान है। तो ये हिंदुस्तान इतना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का सबब मेन क्या भी है? हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है। ओके, तो ये बाकी जगह का पार्लियामेंट सिस्टम के जैसे नहीं हिंदुस्तान का पार्लियामेंट सिस्टम, क्योंकि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन बाकी जगहों से भी अलग है। और हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा मज़हब कहाँ है? हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बान बात करने वाले लोग कहाँ हैं? वो भी हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान का एक पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसके वजह से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बाकी पार्लियामेंटों से थोड़ा एक डिस्टिंक्शन है। ओके, तो चलिए वो हम अभी हिंदुस्तान का पार्लियामेंट के बारे में और यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हिंदुस्तान के बारे में आप लोग को मालूम होगा, 1947 15 अगस्त को आज़ादी हुआ है। और हिंदुस्तान किस तरह आज़ादी हुआ? पीपल joined struggle inspired by the idea of freedom, equality, participation and decision making। यहाँ जो दिया वो पूरा इंस है। ओके, वो आप लोग एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की आज़ादी की एकदम शॉर्ट है यहाँ। तो आज़ाद होने से पहले लोग पूरा इकट्ठा होकर ब्रिटिश के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करने के लिए ज्वाइंट किया है, इकट्ठा हो गया है। फिर उन लोगों का वो सब स्ट्रगल करने वाला उनका माइंड में क्या है? इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। उनका माइंड में सिर्फ एक ही सोच है, हिंदुस्तान की आज़ादी और इक्वालिटी। उन लोगों को क्या मिलना है? इक्वालिटी मिलना है। और पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, अपना देश का हर एक कानून पास करने वक्त हर एक हिंदुस्तानियों का हक भी उसमें होना है। ये सब सोच के वजह से ब्रिटिश लोगों से हिंदुस्तान आज़ादी हासिल किया है 1947 में। और इंडियन लोग डिड नॉट एग्री डिसीजंस दैट दे टुक। ब्रिटिश लोग यहाँ आके हिंदुस्तान में पास करने के लिए जो कानून सोचता है वो कानून हिंदुस्तान लोग नहीं मानने वाले थे। मतलब दूसरों का कानून को और दूसरे लोग जो बोलता है वो सीधा मानने के लिए हिंदुस्तान लोग तैयार नहीं थे। इस हालत में सबको हक मिलना है और सबका डिसीजन को एक अप्रूवमेंट होना है, ये सोच के वजह से है 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट्री इस्टेब्लिश हुआ है। और इसका फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश लोग के ज़माने से ही शुरू किया था विथ हाई प्रेशर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेशर के वजह, दबाव के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड, इजाज़त दिया था, अनुमति दिया था टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन। ब्रिटिश लोग जो बजट पास करते हैं वो बजट के बारे में पूछने के लिए और उनका जो कानून पास करता है उसके बारे में पूछने के लिए हक हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही दिया था। मतलब हिंदुस्तानियों का माइंड ऐसा है, दूसरे लोग जो बोलता है वो मानने के लिए एकदम सीधा मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब अपना हक भी वो डिसीजन में होना है, ऐसे एक सोचने वाला थे। तो ये पॉइंट हमारे वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबका हक और सबका डिसीजन को अप्लाई करने का एक जगह मिलता है।
और इसका फर्स्ट स्टेप होकर जो आज़ाद होने से पहले ही ये पार्लियामेंट सिस्टम का स्टेप से शुरू किया था। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में जो पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अलाउड इंडायरेक्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू करने का और वहाँ एक इनडायरेक्ट इलेक्शन चलाने का अनुमति दिया था 1909 में। लेकिन नेशनल लीडर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। जो हिंदुस्तान का नेशनल लीडर्स है उन लोग ये एक्ट में राज़ी नहीं था बोले तो बिल्कुल राज़ी नहीं था, क्योंकि उनको क्या चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन हो तो वो सिर्फ नाम में है, काम में पूरा कौन होगा, ब्रिटिश लोग ही होता। इसलिए हिंदुस्तान लोग वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और इनडायरेक्ट इलेक्शन की अनुमति मिलने के लिए उन लोग कोशिश किया था। और ब्रिटिश लोग यहाँ होने बाद तो वो नहीं मिलेगा, हिंदुस्तान लोगों को यकीन था। इसके वजह से उन लोग स्ट्रगल किया। एट लास्ट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 1947 थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ए लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल। एकदम ख़तरनाक स्ट्रगल के बाद 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है। और आज़ाद होने के बाद वह यहाँ का सिस्टम के बारे में थोड़ा इंडिकेशंस है। टेक ऑफ पॉइंट्स, डेमोक्रेसी, डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो वहाँ हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद डेमोक्रेसी सिस्टम शुरू किया। तो डेमोक्रेसी सिस्टम होने के बाद सबका डिज़ायर, सबका क्या ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरा करने का एक मौका है डेमोक्रेसी में। और अप्रूवल, किसी को आके अपना राय बोल सकता है, वो अपना देश के लिए, हुकूमत के लिए अच्छा हो तो अप्रूवल मिलेगा। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, तमाम लोग डेमोक्रेसी में शामिल है। ओके, एक नुमाइंदे को हम सेलेक्ट करेंगे, वो नुमाइंदा हम के लिए और हमारे लिए वहाँ जो कानून पास करेगा। मतलब वो नुमाइंदे को सेलेक्ट करने वाला कौन है, हम लोग ही, हिंदुस्तान का सब लोग उसमें शिरकत लेता है। तो डेमोक्रेसी बोले तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, हर इन लोगों का, तमाम लोगों का पार्टिसिपेशन वहाँ मौजूद है। ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम। द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन के जरिया से लोग अप्रूव करता है गवर्नमेंट को। एक आदमी को आके मैं हूँ यहाँ का राजा और मैं हूँ यहाँ का प्रधानमंत्री बोलने का हक नहीं है, लोग इलेक्ट करना है। फिर ऐसा है, बहुत प्रोसेस के बाद ही कौन है ये रूलिंग मेंबर्स, ऐसा फैसला होता है। मतलब पूरा हक डेमोक्रेसी में किसके हाथ में है, पीपल के हाथ में है, इंडिविजुअल के हाथ में है। ओके, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। हर एक जगह के एक दो तीन टाइप का इलेक्शन है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन बाद में आएगा। तो जो इलेक्शन हो तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक उम्मीदवार होगा, वो उम्मीदवार को लोग सेलेक्ट करता है। तो फिर एक ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव हो गया, मतलब हर एक जगह का एक एमएलए होगा या एमपी होगा। तो ये फिर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव, ये एमएलए लोग एक जमात और एमपी लोग की एक जमात, एक टीम, वो टीम पूरे जमा करके फॉर्म गवर्नमेंट को बनाता है। तो ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हर जगह का एमपी लोग होता है, जो एमपी को सब लोग सेलेक्ट करके एक आदमी है। तो हर जगह का एमपी लोग जमा होने वाला जगह है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह का एमपी लोगों का जो एक टीम है, एक ग्रुप है। कंट्रोल गाइड्स द गवर्नमेंट, वो एमपी लोग है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले लोग। तो ये सब लोग जमा होने वाले जगह का नाम है पार्लियामेंट। तो अभी पार्लियामेंट किस तरह हुआ है वो समझा है। तो इस तरह पार्लियामेंट की ज़रूरत है क्या या नहीं, ये है हमारा नेक्स्ट डिस्कशंस। ओके, तो व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। हमारा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ शामिल है, क्या क्या चीज़ मौजूद है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट 3
मॉडल है। एक राज्यसभा द फर्स्ट मैन कौन है? द प्रेसिडेंट है। और फिर राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। प्रेसिडेंट को भी कौन सेलेक्ट करता है? इन लोग पूरे जमा करके सेलेक्ट करता है। वो सिस्टम के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो एक फर्स्ट प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। ओके, ये तीनों है हिंदुस्तान का पार्लियामेंट बोले तो। टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। पार्लियामेंट में एक पूरा कंट्रोल करने वाला फर्स्ट मैन कौन है? प्रेसिडेंट है। और दो टीम है, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ओके, राज्यसभा में कितना मेंबर्स होगा और उनका सिलेक्शन कैसे होता है, और राज्यसभा लोकसभा में कैसे सिलेक्शन होता है, ये सब है डिस्कशन की बाकी। तो दो हाउस है हिंदुस्तान में, एक अपर हाउस, दूसरा लोअर हाउस। अपर हाउस है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। ओके, हिंदुस्तान में अपर हाउस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसको है? लोअर हाउस का मतलब लोकसभा को है। मिनिस्ट्रीज, केंद्र मंत्री, ये सब लोग लोकसभा से आता है। फिर ये दोनों अभी दो हाउस है बताया, राज्यसभा, लोकसभा, ये दो हाउस का डिटेल डिस्कशन देखिए। फर्स्ट लोकसभा के बारे में। लोकसभा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव जमा होने वाला एक लोअर हाउस है लोकसभा बोले तो। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान के एक पार्लियामेंट में लोकसभा मेंबर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? 552। पिछले इलेक्शन में 545 था। ओके, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 552 तक हो सकता है। और 530 लोग मेंबर्स फ्रॉम स्टेट का इलेक्शन की वजह से इतना लोगों को सेलेक्ट करता है। और 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो कितना हो गया? 550 हो गया। फिर दो एंग्लो इंडियंस, 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी नेम्ड बाई प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करने वाले एंग्लो इंडियंस को दो है। और 20 लोग यूनियन टेरिटरी से, और 530 लोग बाकी स्टेट से। ऐसा टोटल 552 लोग है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स। फिर इसका प्रेसाइडेड बाय स्पीकर। इसका पूरा कंट्रोल करने वाला कौन है? स्पीकर है, स्पीकर। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय 5 years। तो हर एक लोकसभा मेंबर 5 साल से चेंज होता है। 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, और इलेक्शन के बाद MP चेंज होगा। ये है लोकसभा के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। फिर राज्यसभा हिंदुस्तान का अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पार्लियामेंट, परमानेंट हाउस। ये भी क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट का काउंसिल है, स्टेट से भी सेलेक्ट करता है। और ये परमानेंट हाउस है। मैक्सिमम इसमें लोअर हाउस से भी कम है, इसमें 250 सीट है मैक्सिमम सीट है। उसमें 238 सीट सेलेक्टेड बाई स्टेट से सिलेक्शन होता है, एंड यूनियन टेरिटरीज से भी। और बाकी 12 मेंबर्स को नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट कौन सेलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। तो इसमें एक स्टेट से इतना लोग, ऐसा है कुछ बाउंड्री नहीं है। जो चाहिए प्रेसिडेंट को अलग अलग फील्ड से, वो आर्ट फील्ड, फिल्म फील्ड से, क्रिकेट फील्ड से, कोई एक फील्ड से उसको जो उसके इरादा के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, टोटल 250 लोग हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा प्रेसाइडेड बाई चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा का कंट्रोल करने वाला स्पीकर है, और राज्यसभा का चर्चा वगैरह कंट्रोल करने वाला वाइस प्रेसिडेंट है। और मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई 6 years। तो वहाँ के मेंबर्स को 6 साल के बाद सेलेक्ट करता है। तो लोकसभा मेंबर्स का पीरियड 5 years है, और राज्यसभा मेंबर्स का पीरियड 6 years है। ओके, तो आज हम पार्लियामेंट की ज़रूरत के बारे में चर्चा नहीं किया, बस इतना चर्चा किया पार्लियामेंट क्या है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट होने के सबब क्या है। और वो सबब एक आज़ाद होने से पहले का ही ऐसा एक पार्लियामेंट की
अहमियत के बारे में हिंदुस्तान लोग जानने वाले थे। फिर हिंदुस्तान का पार्लियामेंट होने के बाद वहाँ का स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा किए।